बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो रियलिज़म है। आज हम रियलिज़म का कंसेप्चुअल रिव्यू देखेंगे, अ, जिसमें जो मुख्तलिफ़ टाइप्स है ऑफ रियलिज़म है और उनके जो मुख्तलिफ़ एडवोकेट्स हैं या उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे। अब सबसे पहले जो आता है वो है क्लासिकल रियलिज़म। अगर हम क्लासिकल रियलिज़म के आइडिया को देखें तो इट इज़ बेस्ड ऑन सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प एंड स्टेट एज अ कोरेक्टर। क्लासिकल रियलिज़म के हिसाब से या जितने भी रियलिज़म के टाइप्स है उनमें तीन जो चीज़ें हैं वो कॉमन पाई जाती है कि एक तो इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सर्वाइवल इज़ एसेंशियल, फिर उसके अलावा जो स्टेट्स है उनको सेल्फ हेल्प पे रिलाई करना होगा, एंड लाइकवाइज जो स्टेट्स हैं वो मेन एक्टर्स हैं ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में। अब जो एंशियंट राइटर्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट को हम रियलिज़म से कनेक्ट कर सकते हैं उनमें इंडियन एक राइटर है कोतलिया, who was the who wrote the book Aristashastras, and he was advised of the Mauryan king Chandragupta Maurya. uh, उनका जो कॉन्सेप्ट था ही एक्चुअली स्पोक अबाउट डिप्लोमेसी, और उसके अलावा उन्होंने ये बताया अपने रूलर्स को कि हाउ द रूलर शुड बिहेव इन ग्लोबल सिस्टम। जहाँ पे अगर सिक्योरिटी की बात हो या सिस्टम में कोई मसला हो तो इट इज़ इसेंशियल फॉर द रूलर टू बी पावरफुल इनफ, चाहे वो अलायंसेस के बेस में हो या स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के फॉर्म में हो। ही वॉज आल्सो टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। उसके अलावा सांजू एक चाइनीज़ राइटर है जिसका बुक है द आर्ट ऑफ वार। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन उसमें जो कि उसके जो चाइनीज़ लीडर्स थे उनको ये बताया कि जो कि वार है दैट इज़ कांस्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एट ग्लोबल पॉलिटिक्स एट ग्लोबल वर्ल्ड एट दैट टाइम। और उनका ये एक फेमस कोट भी है कि अगर आपके नेबर में कोई पावर अक्वायर कर रहा है, वेपन्स अक्वायर कर रहा है, तो वहाँ पे मोरलिटी की कोई पोजीशन नहीं होती। मींस मोरलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। फिर उसके अलावा अगर हम देखें की फिगर जो कि रियलिज़म के फैमिली में आती है वो है थुसिडाइड्स, द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार्स। ही गैव द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज नोन एज द ट्रैप ऑफ थुसिडाइड्स, जिसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि अगर कोई एग्जिस्टिंग ग्लोबल पावर है और वहाँ पे अगर कोई नया पावर राइज करेगा सो इसमें एक स्केप्टिज्म पैदा होगा और डाउट पैदा होगा, और जो फार्मर पावर है उसको लगेगा कि मेरे स्टेटस क्वो को थ्रेट है और वो अल्टीमेटली उसके अगेंस्ट वार में जाएगा। सो उसके हिसाब से जो कि एथेंस और स्पार्टन्स की वार थी वो भी एज अ रीज़न ऑफ डाउट हुई, क्योंकि एथेंस सुपर पावर थे और स्पार्टन सुपर पावर थे, लेकिन एथेनियंस जैसे कि वो राइज कर रहे थे तो उनके बीच में ये एक 100 ईयर वार चली। तो इन हिज कॉन्सेप्ट वार इज़ आल्सो कांस्टेंट पार्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, क्योंकि पावर जितने भी स्टेट्स हैं वो राइज करना चाहेंगे। हर कोई कंट्री जो है कि वो ग्लोबल पावर बनना चाहता है। सो दैट डाउट वुड अल्टीमेटली लेड टू द वार, एंड दस द स्टेट शुड बी रेडी फॉर द एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फिर इसके अलावा एक इटालियन राइटर है निकोलो मैकियावेली, जिनका बुक है द प्रिंस। इसने भी मतलब पावर पॉलिटिक्स को एडवोकेट किया और ह्यूमन नेचर को ब्लेम किया। एक फेमस कोट है उनकी कि लोग आपके साथ तब तक साथ देंगे, आपका साथ देंगे जब तक उनका आपसे काम है या आपसे इंटरेस्ट है। तो इन अदर वर्ड्स स्टेट तब तक आपके साथ कोऑपरेट करेंगी जब तक उनका कोई ना कोई नेशनल इंटरेस्ट आपके साथ फंसा हुआ हो। एट दी एंड अगर वो पूरा हो गया तो वो आपके अगेंस्ट चले जाएंगे। लाइक वाइज फिर एक और 15th सेंचुरी का फ़िलासफ़र है, इंग्लिश फ़िलासफ़र है थॉमस हॉब्स। उनका बुक है लेवियाथान, दी लेवियाथान। उन्होंने स्ट्रॉन्ग मोनार्की को सपोर्ट किया, लेकिन उनका ये व्यू था कि अगर स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं है, अगर कंट्री में जो कि गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वहाँ पे जो सिचुएशन बनेगी वो लाफ जंगल होगा। तो इन्होंने ना फ़कत एक्सटर्नल पावर को सपोर्ट किया बल्कि इंटरनली भी ये बोला कि जो इंटरनल कंट्री है कोई भी उसको इंटरनली भी स्ट्रांग होना चाहिए। अब इस सारे पीरियड के बाद जो कि अर्ली 2000 ईयर्स से 2000 ईयर अगो शुरू हुआ विथ सांजूस राइटिंग, और फिर ये पूरा अप टू 19th सेंचुरी चला आया। तो इन बिटवीन कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने रियलिज्म को थोड़ा सा स्टॉपेज लगा दिया, थोड़ा सा हिंड्रेंसेस उसको दे दिए। एक तो राइज ऑफ लिबरल स्कूल ऑफ थॉट था,
जिन्होंने उनको चैलेंज किया कि एक अल्टरनेटिव थ्योरी आ गई ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने के लिए, कि एक उसके भी एक फॉलोअर्स का नंबर बढ़ा। फिर उसके अलावा क्योंकि वर्ड जो रियलिज़म है, रियलिज़म के एडवोकेट्स थे वो पावर पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहे थे, मिलिट्री पावर को सपोर्ट कर रहे थे। तो अल्टीमेटली जो कि वर्ल्ड वार 1 हुई उसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से लोगों ने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, राइटर्स ने, कि हम बात कोऑपरेशन की करें ना कि कंपटीशन की हम बात करें, हम इंटरडिपेंडेंस की बात करें ना कि हम सोल सुपर पावर की हम बात करें या पावर एक्वायरिंग की बात करें। उसके अलावा स्टेट सेंट्रिक थ्योरी थी रियलिज्म, तो काफ़ी पावर जैसे इंटीग्रेट हो गए, ऑटोमन्स की पूरी सल्तनत ख़त्म हो गई, जर्मन्स का डाउनफॉल आ गया, एंड मैनी अदर स्टेट्स जिनका डाउनफॉल आ गया। तो एटलीस्ट उनके जो कुछ कोर कॉन्सेप्ट है उनको भी काफ़ी थ्रेट हो गया। और उसके अलावा जो ग्लोबल सिस्टम था वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन भी वो काफ़ी वर्स हो गई थी। तो द पीपल वांटेड एक अल्टरनेटिव एक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट दी सेंचुरीज रियलिज्म वाज डोमिनेंट। ये कॉलोनीज कर रहे थे या कॉलोनाइज कर रहे थे दूसरे कंट्रीज़ में जाके या दूसरे एरियाज़ में जाके। सो इट वाज सपोर्टिंग द आइडियाज़ ऑफ रियलिज्म। फिर लोगों को एक रियलाइजेशन हुई कि नहीं, द कॉन्सेप्ट शुड बी चेंज्ड। लेकिन रियलिज्म ने थोड़ा सा टाइम लिया, विद इन 2 डिकेड्स आप कह दें, इसने रिवाइवल अपनी शुरू कर दी। क्योंकि सून आफ्टर दैट 1929 से लेकर 1933 तक ग्रेट डिप्रेशन आ गया पूरी दुनिया में, इकोनॉमिक एक टर्मोइल था, लोग भूख से मर रहे थे। उसके अलावा जर्मनी अगेन पावर में आ गई, फिर जापान ने मंचूरिया पे अटैक कर दिया, इटली ने इथोपिया पे अटैक कर दिया। आई हैव ट्वाइस रिटन ग्रेट डिप्रेशन। और इससे क्या हुआ कि जो कि लीग जो बनी हुई थी, दैट आई हैड मिस्ड इन दी स्टॉपेज ऑफ रियलिज्म, तो उसके जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे वो ख़त्म हो गए। द वर्ल्ड वाज अगेंस्ट गोइंग इनटू द स्टेट ऑफ फ्लिक्ट, जो कि रियलिज्म का कॉन्सेप्ट था कि कॉन्फ्लिक्ट कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है दैट वुड गो ऑन। अब जो कि 1944 से लेके 1979 तक ये जो पीरियड है इसको एरा ऑफ मॉडर्न रियलिज्म कहते हैं। इस पीरियड में E.H. कार और मॉर्गनथाउ ने काफ़ी लिबरल आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ किया। जो कि मॉर्गनथाउ का बुक है द पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, E.H. कार का बुक है द 20 ईयर्स क्राइसिस, ये E.H. कार का बुक है। तो उन्होंने इन लिबरल्स पे इस हिसाब से क्रिटिसाइज़ किया कि उन्होंने ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो इसेंस है वो उसमें समझने में नाकाम हो गए। क्योंकि जो कि लीग ऑफ नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें उसके बनने की कॉन्फ्रेंस में E.H. कार वाज प्रेजेंट देयर, इंग्लैंड की तरफ से वो था। लेकिन उसने उनको कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, तनकीद किया कि लिबरल्स ये सोचते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसे होनी चाहिए, ये इस तरह नहीं सोचते कि एट द मोमेंट इन स्टेटस को हाउ इट इज़, कि आप हमें जो सोचना चाहिए कि प्रेजेंटली हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, ना कि फ्यूचर में वो वर्क करेगा। द सिस्टम का लिटिल बिट चेंज। और फिर उसके बाद जब वार्ड्स का जब आइडिया आया स्ट्रक्चरल रियलिज्म का, तो फिर ये जो क्लासिकल रियलिज्म का कॉन्सेप्ट था ये थोड़ा सा चेंज हो गया। लेकिन अप टू 1979 या फिर ये जो मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी जो आइडियाज़ थे वो पुराने क्लासिकल रियलिज्म के थे। अब ये सेकंड टाइप है रियलिज्म का, स्ट्रक्चरल रियलिज्म या नियो रियलिज्म जिसको हम बोलते हैं। अब इसमें यह है कि ह्यूमन नेचर, उन्होंने बोला कि केनेथ वाल्ट का ये कॉन्सेप्ट है द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उन्होंने बोला कि ये ज़रूरी नहीं कि ह्यूमन नेचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर केओस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। नहीं, इंसान बाय नेचर इज़ नॉट एनार्किक। हालांकि जो एनार्किक है वो है सिस्टम। ग्लोबली हमारा सिस्टम ऐसा है कि the states are in a competition, the states are constantly in the state of war. Thus he liberated humans from the blame of waging war or responsible for the war. इसके अलावा जो इस थ्योरी का अदर जो एक एक्सपोनेंट था वो था जॉन मैरीशीमर। ये दोनों ने एक कॉन्सेप्ट दिया ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म का। वाल्ट्स जो थे वो ऑफेंसिव रियलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, मैरीशीमर जो थे वो डिफेंसिव रियलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि ये दोनों में क्या फ़र्क है अगली स्लाइड में। अब स्ट्रक्चरल रियलिज्म के दो ब्रांचेस बनते हैं, एक ऑफेंसिव रियलिज्म, दूसरा डिफेंसिव रियलिज्म। ऑफेंसिव रियलिज्म का एडवोकेट है केनेथ वाल्ट्स और डिफेंसिव का है जॉन मैरीशीमर। अब ऑफेंसिव रियलिज्म कहते हैं कि एक तो बैलेंस ऑफ पावर इस थ्योरी का बैकबोन है। लेकिन अगर हम
वर्ड्स के कॉन्सेप्ट को देखिए, वो कहता है कि आप पावर जो है मैक्सिमम अकार करें, क्योंकि इन ग्लोबल पॉलिटिक्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैयर द पावर ऑफ अपोनेंट कंट्री। दूसरे कंट्री का पावर मेयर करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कुछ पावर वो शो करते हैं, कुछ हिडन पावर्स भी होते हैं। सो अल्टीमेटली स्टेट को चाहिए कि वो मैक्सिमम पावर अक्वायर करे, जितना हो सके वो पावर को अक्वायर करे, इसकी कोई पावर की लिमिट कोई भी नहीं है। बट जॉन मेरी शीमर सेड के नहीं, इट्स ईजियर, अगर कोई सामने वाला मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है तो आप भी मिलिट्री ड्रिल्स करें, अगर कोई वो एनी अदर वेपनरी एक्सपेरिमेंट कर रहा है आप उतना ही करें, ना कि आप बढ़ के जाएं। सो ही एक्चुअली स्पोक अबाउट द बैलेंस ऑफ पावर। उसके बाद फिर 1990s में फिर थोड़ा सा रिवाइवल होता है क्लासिकल रियलिज़म के कॉन्सेप्ट का, न्यू क्लासिकल रियलिज़म के शेप में, जिसका पायोनियर है फरीद ज़करिया। ही एक्चुअली ब्रॉड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, क्योंकि जब स्ट्रक्चरल रियलिज़म आया था तो उन्होंने ह्यूमन नेचर को थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया था ग्लोबल पॉलिटिक्स में, लेकिन फरीद ज़करिया का ये कॉन्सेप्ट था कि नहीं, ह्यूमन नेचर इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, क्योंकि जो कि इंडिविजुअल डिसीजन से किसी लीडर्स के वो काफ़ी मैटर करते हैं। क्योंकि जो एंड ऑफ कोल्ड वार था वो रेगन और मिखाइल गोरबाचोव के दरमियान एक सिंपल सी एक बातचीत हुई, या जितने भी ग्लोबल लीडर्स है, मतलब उनके जो डिसीजंस होते हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। उनके जो बयानात होते हैं, जो उनके व्यूज़ होते हैं रिगार्डिंग रिलेशंस, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो इन सारे आइडियाज़ का एक ही है मकसद है, दैट इज़ स्टेटिज़म, कि स्टेट इज़ द मेन एक्टर। फिर उसके अलावा सर्वाइवल, स्टेट जो क्लेश करती है वो सर्वाइवल के लिए करती है। और थर्ड इज़ सेल्फ हेल्प, उसके लिए स्टेट को सेल्फ हेल्प पे रिलाई करना होगा और अपने लिए मैक्सिमम पावर अक्वायर करना होगा। दैट कुड बी बिल्डिंग इंटरनल पावर कैपेबिलिटीज आर हैविंग alliances and counter alliancing in the global politics. Thank you very much. Kindly share and subscribe my channel, and if you have any kind of question or if I missed out any kind of idea, so I apologize for this thing, and if you have any kind of question you may ask me in the comment section. Thank you very much. Goodbye till next time.